हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों क्या हालचाल हैं। तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिया था स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। और बच्चों हम लोग देख चुके थे प्लांट ब्रीडिंग के बारे में और कैसे प्लांट ब्रीडिंग को यूज़ करके हम डिजीज़ रेजिस्टेंट, इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट बना सकते हैं और कैसे न्यूट्रिएंट वैल्यू जो है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। और बच्चों आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं सिंगल सेल प्रोटीन से। देखते हैं कि क्या होता है सिंगल सेल प्रोटीन। बच्चों क्या होता है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, यीस्ट एंड फिलामेंटस एल्गी, तो ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है और अदर न्यूट्रिएंट्स भी ज़्यादा होते हैं। तो इन ऑर्गेनिज्म को हम यूज़ करते हैं एज अ सप्लीमेंट ऑफ प्रोटीन। और बच्चों इन ऑर्गेनिज्म को ही हम क्या बोलते हैं, SCP, सिंगल सेल प्रोटीन। इसके दे आर प्रोसेस टू रिमूव एक्सेस न्यूक्लिक एसिड। बच्चों क्या होता है कि इनके अंदर से एक्सेस जो न्यूक्लिक एसिड का होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है और प्रोटीन जो होता है वो मेनली हम जो है वो यूज़ कर लेते हैं। तो सिंगल सेल प्रोटीन जो होते हैं, द रॉ मटेरियल फॉर सिंगल सेल प्रोटीन इंक्लूड्स वे, सल्फाइड, वेस्ट लिकर, हाइड्रोकार्बन वेस्ट फ्रॉम पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज, waste water containing starch from potato processing plant, straw, molasses, animal manure। तो बच्चों इनको यूज़ करके हम SCP बनाते हैं, प्रोटीन जो है वो ऑब्टेन करते हैं। ठीक है बच्चों, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ग्रोन इन लार्ज फिलामेंटस टैंक विथ फोर्स्ड एरिएशन एंड फॉर विगरस सेल ग्रोथ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन बी एक्सप्लॉयड फॉर ऑब्टेनिंग SCP आर। बच्चों सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि सिंगल सेल प्रोटीन जो है वो ऑब्टेन करने के लिए इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि वो ऑर्गेनिज्म जो है, क्योंकि जैसे हम कुछ पर्टिकुलर बैक्टीरिया की बात करें, ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करें, फिलामेंटस एल्गी की बात करें या यीस्ट की बात करें, तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिनका कंपोजिशन जो है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है। ठीक है, बट हम कुछ स्पेशल ऑर्गेनिज्म को ही SCP के लिए यूज़ करते हैं। उसके लिए रीज़न क्या है बच्चों? रीज़न ये है कि उसके अंदर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस जो है वो नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई टॉक्सिक सब्सटेंस जो है वो प्रोटीन के साथ में चला जा रहा है। तो इसीलिए हम उसके अंदर से जो भी ऐसे वेस्ट मटेरियल या जो भी कुछ हार्मफुल सब्सटेंस होंगे उनको रिमूव कर देंगे और उसके बाद प्रोटीन जो होगा उसको वहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे और इसे यूज़ करते हैं। जैसे एल्गी की यदि बात करें बच्चों, तो ब्लू ग्रीन एल्गी, स्पाइरुलिना जो है वो SCP की फॉर्म में यूज़ होता है। स्पाइरुलिना जो है बच्चों वो ब्लू ग्रीन एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया है। इसके अलावा सेंडेस्मस, क्लोरेला, ये ग्रीन एल्गी है बच्चों जिनको क्लोरोफाइसी के मेंबर जिनको हम SCP की तरह यूज़ करते हैं। फंजाई में यदि बात करें हम तो फ्यूजेरियम जो है उसको यूज़ किया जाता है, कैंडिडा यूटिलिस इसको यूज़ किया जाता है, इवन ट्राइकोडर्मा विरिडी जो है इनको यूज़ किया जाता है किसके लिए, SCP के लिए। और बैक्टीरिया बच्चों, बैक्टीरिया के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो मिथाइलोफिलस, मिथाइलोट्रोपस, तो ये प्रोटीन के सोर्स होते हैं बच्चों। और ये जो है एक बहुत ही अच्छा सब्स्टिट्यूट है प्रोटीन का, रादर देन बीइंग डिपेंडेंट ऑन मीट। दिस कैन बी अ बेटर ऑप्शन कि जहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि यदि हम बात करें कि मीट या मिल्क की बात करते हैं तो एक काऊ जो है यदि 25 टन की 250 किलो की यदि कोई गाय है बच्चों, सपोज 250 kg की कोई काव है, तो वो पर डे अराउंड 200 ग्राम प्रोटीन जो है वो देती है। तो ये आउटपुट आएगा। और बच्चों इस काव को हमें बहुत सारा फूड जो है वो देना पड़ेगा। यदि हम इसको कंपेयर कर रहे हैं किससे, मिथाइलोफिलस, मिथाइलोट्रोपस या बैक्टीरिया से, तो अराउंड 250 ग्राम बैक्टीरिया, 250 ग्राम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो पर डे अराउंड 25 टन प्रोटीन जो है वो दे सकता है। और ये प्रोटीन जो है बहुत ही इजीली विदाउट गिविंग एनी स्पेशल न्यूट्रिएंट, जो जैसे स्टार्च वेस्ट है या फिर कोई भी वेस्ट वाटर वगैरह है, तो उनके ऊपर ही वो मोलासेस है, एनिमल मैन्योर है, इनके ऊपर ही वो ग्रो करके ईजीली अपने नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और इवन 250 ग्राम, 250 ग्राम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो पर डे 25 टन जितना प्रोटीन दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से SCP जो है उसका यूज़ किया जाता है। कई बार जो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं उन ऑर्गेनिज्म के, कोई ऑर्गेनिज्म जो किसी क्रोनिक डिजीज़ से गुजर रहा है और उसके अंदर प्रोटीन की बहुत डेफिशिएंसी हो गई, उनको भी डॉक्टर्स जो है वो इस तरीके के SCP जो है वो एडवाइस करते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम ग्रीन मैन्योर। बच्चों ग्रीन मैन्योर जो है वो कैसे प्रिपेयर करते हैं।
It is prepared from young green crop plant by plugging them back into soil. क्या करते हैं हम, जो यंग प्लांट्स होते हैं, ग्रीन क्रॉप प्लांट्स होते हैं, उनको ज़मीन के अंदर दबा दिया जाता है, जहाँ पर धीरे धीरे उनका डिकम्पोजिशन होता है और वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर, ग्रीन मैन्योर के अंदर। और ये ग्रीन मैन्योर जो है बच्चों, इसकी फॉर्म में नॉर्मली लेग्यूमिनस प्लांट को यूज़ करते हैं। तो बच्चों लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं उनके अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सिम्बाइटिकली प्रेजेंट होते हैं। आपको पता होगा उनके अंदर रूट नोड्यूल, स्टेम नोड्यूल, ऐसी सब स्ट्रक्चर होती है। तो इस वजह से नाइट्रोजन कंटेंट जो है वो उनमें ज़्यादा होते हैं और इसीलिए वो क्या कर सकते हैं, दे कैन ऑल्सो इंक्रीज द नाइट्रोजन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ठीक है बच्चों, और ये जो कॉमन ग्रीन मैन्योर की फॉर्म में यूज़ होने वाले प्लांट हैं वो कौन से है, सनहेम्प को क्रोटोलेरिया जेनेसिया बोलते हैं, डेंचा इसको सेसबेनिया बोलते हैं, क्लस्टर्ड बीन, स्वीट क्लोवर, काउपी, हॉर्स ग्राम, डोलिकस, इजिप्टियन क्लोवर, बरसीम या ट्राइफोलियम, बच्चों ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एंड लेंटिल्स, एस्कुलेंटस। तो बच्चों ये कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको कॉमनली ग्रीन मैन्योर की फॉर्म में यूज़ किया जाता है। तो बच्चों जनरली इन प्लांट्स के अंदर रूट नोड्यूल होता है, लेकिन आपको पता होगा कि सेसबेनिया प्लांट जो है उनके अंदर स्टेम नोड्यूल प्रेजेंट होते हैं। सेसबेनिया रोस्ट्राटा पोसेस सच नोड्यूल ऑन स्टेम, कॉलिनरी नोड्यूल जो है वो भी बोल देते हैं हम इसको। द प्लांट स्लोली कन्वर्ट्स इनटू मैन्योर थ्रू द एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रेजुअली क्या करते हैं, उसको डिकम्पोज करके ग्रीन मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं। और बच्चों ये नाइट्रोजन कंटेंट तो बढ़ा ही रहे हैं, उसके साथ में सॉइल जो होती है उसकी अल्कलाइनिटी को रिड्यूस करते हैं, सॉइल इरोजन जो है उसको भी प्रिवेंट करते हैं। यदि हम ग्रीन मैन्योर यूज़ करते हैं बच्चों तो 30 to 50% तक जो है वो क्रॉप यील्ड जो है वो इंक्रीज़ हो सकता है। और बच्चों आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होती है उसमें ग्रीन मैन्योर यूज़ किया जाता है। आपको रमेश चंद्र डागर वाली केस स्टडी पता होगी हरियाणा की, जो आप इकोलॉजी में पढ़ते हैं बच्चों, तो वहाँ पर ग्रीन मैन्योर का यूज़ करके प्रोडक्टिविटी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर लिया गया है। इसके बाद में बच्चों देखते हैं नेक्स्ट हम एनर्जी क्रॉप। बच्चों एनर्जी क्रॉप क्या होता है, एनर्जी क्रॉप होता है कि कुछ प्लांट्स होते हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल के बारे में आपको पता है कि ये रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और ग्रेजुअली इनका यूज़ होता जा रहा है। तो फॉसिल फ्यूल जो है इन फ्यूचर हो सकता है कि इसकी स्कार्सिटी हो जाए, ये कम हो जाए। तो इसीलिए जो आजकल एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं और टेक्नोलॉजी कुछ इस तरीके से एडवांस हो रही है कि अल्कोहल का यूज़ करके जो ऑटोमोबाइल से उनको रन किया जाएगा उसको एज अ फॉसिल फ्यूल यूज़ किया जाएगा। तो जो भी प्लांट्स यूज़ होते हैं किसके लिए, फॉर फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल, और उसके अंदर मिथाइल अल्कोहल भी होता है बच्चों, तो उन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी क्रॉप्स बोलते हैं। और बच्चों प्रो अल्कोहल प्रोग्राम ब्राज़ील के अंदर जो स्टार्ट हुआ था उसके अंदर यही था कि कैसे पेट्रोल जो है उसके साथ में अल्कोहल मिक्स करके गैसोलीन वगैरह जो होते हैं उससे ऑटोमोबाइल्स को रन किया जाए। और आज तो ब्राज़ील जो है वो कंप्लीट रिप्लेसमेंट तक भी पहुंच गया है, जहां पर पेट्रोल को कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया जाएगा किससे, अल्कोहल से। और इसी टाइप के प्रोग्राम जो है, गैसोल प्रोग्राम जो है वो यूएसए में भी चल रहा है, जहां पर अराउंड 10 to 15% अल्कोहल जो है वो पेट्रोल के अंदर ब्लेंड किया जाता है। और बच्चों ये जो अल्कोहल बनाने के लिए यूज़ करते हैं वो शुगर केन को नॉर्मली यूज़ किया जाता है और यूएसए में ये मेज़ से बनाया जा रहा है। ठीक है बच्चों, बिसाइड शुगर केन एंड मेज़ कुछ और क्रॉप जो है उनको भी यूज़ किया जा सकता है, जैसे पोटैटो, शुगर बीट, टॉपिका, मोलासिस ऑफ शुगर इंडस्ट्रीज, इनको यूज़ करके भी अल्कोहल का प्रोडक्शन किया जा सकता है। तो बच्चों इसी को हम क्या बोलेंगे, एनर्जी क्रॉपिंग। ये होता है एनर्जी क्रॉप्स। और एनर्जी क्रॉप्स के क्रॉप्स जो होते हैं बच्चों, इनके साथ प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम एक तो है कि इनको प्रोडक्शन का कॉस्ट जो है वो हाई है, और दूसरा बच्चों की यदि फूड को यूज़ करके अल्कोहल बनाया जा रहा है तो आपको पता है क्रॉप फील्ड तो लिमिटेड है। यदि हम उसमें से जो प्रोडक्शन आ रहा है, प्रोडक्टिविटी आ रही है, उसको अल्कोहल बनाने में और फ्यूल बनाने में यूज़ करते जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये ह्यूमन के लिए अवेलेबल फूड जो है उसके अमाउंट को अफेक्ट करेगा। ठीक है बच्चों, और नेक्स्ट देखते हैं बच्चों पेट्रोलियम प्लांट्स। तो बच्चों पेट्रोलियम प्लांट क्या होते हैं, एक्चुअल में क्या होता है कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके अंदर लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन या लेटेक्स वगैरह जो है वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है। और बच्चों ये लेटेक्स जो है उसके अंदर लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, और बच्चों पेट्रोलियम जो होता है वो भी हाइड्रोकार्बन ही होता है। तो इस लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन को यदि प्रोसेस कर लिया जाए, ब्रेक कर लिया जाए,
तो इसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम पेट्रोल जैसे कंपाउंड के अंदर, जो करंटली पेट्रोल है उसके जैसे कंपाउंड में। तो जो भी प्लांट के अंदर ये लेटेक्स का अमाउंट ज़्यादा है और पेट्रोल उनसे बनाया जा सकता है, उन कंपाउंड्स को ही, उन प्लांट्स को ही हम क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम प्लांट्स। और मेल्विन कैल्विन ने सजेस्ट किया था कि जो पेट्रोल की शॉर्टेज है उसको ओवरकम कर सकते हैं पेट्रो प्लांट्स के थ्रू। और बच्चों ये पेट्रो प्लांट कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, मेनली यूफोर्बिएसी, एस्क्लेपिएडेसी, एपोसाइनेसी और एस्ट्रेसी, इन फैमिलीज़ के प्लांट जो होते हैं उनके थ्रू ये हाइड्रोकार्बन जो है, पेट्रोलियम जो है वो ऑब्टेन किए जा सकते हैं। इनमें से 2 मेन प्लांट जिनका जो इन्वेस्टिगेट हुए पेट्रोलियम के लिए वो है यूफोर्बिया लाइथ्रोम एंड ब्रिकेलिया, इनके थ्रू पेट्रोल जो है बनाया जाता है। और इसके अलावा जो अदर इम्पॉर्टेंट प्लांट है बच्चों, उसमें जेट्रोपा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट है। और बच्चों इसकी लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन है कि पेट्रोल ऑब्टेन करना प्लांट से बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा और ये बहुत इजी नहीं है, तो ये इसकी लिमिटेशंस होंगी। नेक्स्ट बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में अब हम बात कर रहे हैं, वो है टिश्यू कल्चर। बच्चों टिश्यू कल्चर क्या होता है, टिश्यू कल्चर का कंसेप्ट क्या है, सबसे पहले कि कोई भी प्लांट सेल है उसके अंदर प्रॉपर्टी होती है कि एक प्लांट सेल डिवाइड करके कंप्लीट ऑर्गेनिज्म जो है उसको बना सकता है। और ये टेक्निक जो ये जो प्रॉपर्टी है प्लांट सेल की, उसको हम टोटिपोटेंसी कहते हैं बच्चों। और यहाँ पर प्लांट टिश्यू कल्चर में हम यही करते हैं कि प्लांट सेल्स वगैरह जो है, प्लांट सेल या टिश्यू या ऑर्गन, इनको यूज़ करके हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म जो है या न्यू प्लांट जो है उसका फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है बच्चों, तो प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गेनिज्म जो है उनका फॉर्मेशन कर लिया जाता है। और इसके लिए स्पेशल जो सूटेबल मीडियम जो है होता है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले ये टिश्यू कल्चर की जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट किया था हेबरलैंड ने 1902 के अंदर ये स्टार्ट किया था। और इस मेथड के थ्रू यदि हम बहुत सारे प्लांट बनाते हैं टिश्यू कल्चर के थ्रू, तो उनको उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोपेगेशन। यानी टिश्यू कल्चर के थ्रू ही यदि हम बहुत सारे प्लांट्स ऑब्टेन कर रहे हैं तो उसे बोल देंगे हम माइक्रो प्रोपेगेशन। और ये सारे प्लांट जो हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर होंगे जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली, और इनको हम सोमा क्लोन्स भी बोलते हैं। और इस प्रोसेस के लिए बच्चों कल्चर मीडियम में क्या होना चाहिए, कल्चर मीडियम के अंदर जो भी प्लांट टिश्यू को रिक्वायर्ड है ग्रो करने के लिए, जैसे सोर्स ऑफ कार्बन, एनर्जी सोर्स सुक्रोज, उसके अलावा मिनरल्स, अमीनो एसिड्स लाइक ग्लाइसिन, विटामिन्स, ग्रोथ रेगुलेटर लाइक ऑक्सीजन एंड साइटोकाइनिन, ये सारी चीज़ें जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं, ये सब कल्चर मीडियम में चाहिए। बच्चों प्लांट का वो पार्ट जो टिश्यू कल्चर के लिए यूज़ होता है उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एक्स प्लांट। बच्चों एक्स प्लांट जो होता है उसको हम यूज़ करने से पहले स्टेराइल कर लेते हैं, उसे एंटीमाइक्रोबियल जो एजेंट होते हैं उनके थ्रू उसे क्लीन कर लिया जाता है। और साथ ही जो सरफेस मीडियम जो भी कुछ हम यूज़ करेंगे वो भी स्टेराइल होने चाहिए, उनमें भी कोई बैक्टीरिया वगैरह नहीं होने चाहिए। तो बच्चों टिश्यू कल्चर वाली प्रोसेस जो है वो 2 तरीके से की जा सकती है, एक होता है कैलस कल्चर और दूसरा होता है सस्पेंशन कल्चर। बच्चों कैलस कल्चर के अंदर क्या होता है, जैसे हमने कोई पेरेन्काइमा टिश्यू जो है उसका स्मॉल पार्ट लिया और इसे कल्चर मीडियम के अंदर हम रख देते हैं 20 to 25 डिग्री सेल्सियस पर। द मीडियम ऑर्डिनरली कंटेन्स ऑक्सीजन 2,4-D एंड साइटोकाइनिन लाइक BAP, बेंजाइल अमीनो प्यूरिन। तो ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन जो है वो भी यहाँ पर मीडियम में प्रेजेंट होता है। और आफ्टर 2-3 वीक हम क्या देखते हैं कि 2 से 3 वीक में ये सेल जो है वो डिवाइड करती जाती है और एक अनडिफरेंशिएटेड सेल का मास बना देती है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, कैलस। ठीक है बच्चों, इट इज़ डिवाइडेड इनटू सेवरल स्मॉल सेक्शन एंड कैन बी सब कल्चर। यदि हम चाहें कि एक कैलस से बहुत सारे प्लांट बनाए तो हम इसके छोटे छोटे पोर्शंस लेकर के इसे डिफरेंट मीडियम पे ग्रो करवा सकते हैं। और बच्चों यहाँ पर जो मॉर्फोजेनिक ग्रोथ हार्मोन जो यूज़ करें डिफरेंशिएशन के लिए, यहाँ पर ऑक्सीजन जो होता है बच्चों वो क्या करता है, ऑक्सीजन जो है वो रूट इनिशिएशन में हेल्प करता है। और साइटोकाइनिन जो होगा बच्चों, यहाँ पर ऑक्सीजन हमने यूज़ किया था नॉर्मली 2,4-D और साइटोकाइनिन हम यूज़ कर रहे हैं बच्चों क्या, BAP। तो साइटोकाइनिन जो है वो शूट इनिशिएशन का काम करता है। साइटोकाइनिन BAP जो है वो क्या करेगा, शूट इनिशिएशन का काम करेगा। तो इस तरीके से दोनों हार्मोन के अमाउंट को एडजस्ट करके, यानी
पहले हम जैसे साइटोकाइनिन का अमाउंट बढ़ाएंगे, ऑक्सिन कम रखेंगे तो शूट डिफरेंशिएशन हो जाएगा, फिर हम ऑक्सिन का अमाउंट बढ़ा देंगे, साइटोकाइनिन कम कर देंगे रिलेटिवली, तो उस तरीके से रूट का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो एक छोटा सा प्लांटलेट जो है वो बन जाता है। और मल्टीपल शूट प्रोडक्शन भी इसके थ्रू हम कर सकते हैं बच्चों। मल्टीपल शूट प्रोडक्शन में बच्चों क्या क्या करना होगा, ये जो कैलस बनता है इस कैलस को हम ब्रेक कर देते हैं या शेक करते हैं ताकि इसके बहुत सारे फ्रेगमेंट्स हो जाए, और हर फ्रेगमेंट में हम इसी तरीके से हार्मोन जो है वो यूज़ करके, ऑक्सिन साइटोकाइनिन यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं। बच्चों सस्पेंशन कल्चर क्या होता है, सस्पेंशन कल्चर में हम प्लांट को लिक्विड मीडियम में रखते हैं। बच्चों मीडियम का कंपोजिशन जो होगा वो सेम होगा जैसा हमने पहले पढ़ा, और मीडियम के अंदर अगेन ऑक्सिन और साइटोकाइनिन जो है उसको यूज़ करके हम क्या करेंगे, न्यू प्लांट बनाएंगे। यहाँ पर हम मीडियम को रोटेट करते रहते हैं या इसको हम स्टिर करते रहते हैं अराउंड 100 to 250 RPM के रिवोल्यूशन पर मिनट के स्पीड से। उससे क्या होगा कि ये डिटैच हो जाएंगे और सेल्स जो है वो डिटैच होते जाएंगे और जो क्लम्प्स बनते हैं वो बहुत सारे छोटे छोटे प्लांटलेट्स फॉर्म कर देंगे। इसके अंदर एजिटेशन जो कर रहे हैं उसका क्या पर्पज़ है, एक तो एरिएशन प्रॉपरली मिलता रहे और न्यूट्रिएंट जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते रहे और सेल जो है वो छोटे ग्रुप्स के अंदर डिवाइड हो जाए। तो इस तरीके से सस्पेंशन कल्चर के थ्रू हम ज़्यादा स्पीड से कैलस जो है उसको कल्चर कर सकते हैं। इन बोथ टाइप ऑफ टिश्यू कल्चर विद पासेज ऑफ टाइम सेल ड्राई मैटर इंक्रीजेज एंड लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट डिक्रीजेज। बच्चों लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट डिक्रीज होगा तो हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर जो डेफिसिट न्यूट्रिएंट मीडियम हो गया उसको रिप्लेस कर देंगे न्यू फ्रेशली प्रिपेयर्ड मीडियम से, या फिर उसको हम जो कैलस है उसको ट्रांसफ़र कर देंगे किसके अंदर, न्यू कल्चरल वेसल के अंदर जहाँ पर फ्रेश मीडियम प्रेजेंट है। तो इस प्रोसेस के लिए जो टर्म हम यूज़ करते हैं वो क्या होता है बच्चों, सब कल्चरिंग। तो इस तरीके से हम सब कल्चरिंग सब कल्चरिंग के बाद में जो बच्चों प्लांट मिलता है, यंग प्लांट जो होता है वो बहुत ही डेलिकेट होता है। तो इसको हम नर्सरीज़ में उगाएं उससे पहले हम इसे बहुत ही कंट्रोल्ड मीडियम में उगाते हैं और ग्रेजुअली क्या होता है वो ग्रोथ करता है और उसके अंदर एफिशिएंसी आती है ताकि वो टफ कंडीशन में भी ग्रो कर पाए। तो ग्रेजुअली हम उसे पहले तो बिल्कुल फेवरेबल कंडीशन में ग्रो करवाते हैं और बाद में हम उसे नर्सरीज में ट्रांसफ़र करते हैं। तो इस तरीके से कंट्रोल मीडियम में जो यंग प्लांट है उसको ग्रो करवाने की प्रोसेस को हम हार्डनिंग बोलते हैं और हार्डनिंग करने के बाद में इसे भेज दिया जाता है नर्सरीज में। नेक्स्ट बच्चों शूट टिप कल्चर और प्रोडक्शन ऑफ डिजीज फ्री प्लांट। बच्चों हम नॉर्मली जो एक्सप्लांट यूज़ करते हैं टिश्यू कल्चर के प्रोसेस में वो एक्सप्लांट क्या लेते हैं, हम वो शूट टिप लेते हैं। क्यों बच्चों हम शूट टिप को यूज़ करते हैं एज एक्सप्लांट, क्योंकि शूट टिप जो होता है उसके अंदर वायरस जो है वो नहीं होती है, वायरस ग्रो नहीं करते। एक्चुअल में क्या होता है, सेल डिवाइड कर रहा होता है तो उस टाइम पे वायरस उसके अंदर कुछ हार्मोन्स और जो उसका कंस्टिट्यूएंट होता है उसकी वजह से वायरस जो है उसकी ग्रोथ क्विकली नहीं होती है। और दूसरी बात एक और भी है बच्चों की, जो यंग मेरिस्टेमेटिक पार्ट है वहाँ पे वास्कुलर सप्लाई नहीं है, तो क्या होता है यदि कोई वायरस का इन्फेक्शन हो भी रहा है तो वो इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होने की वजह से और वास्कुलर सप्लाई डायरेक्टली नहीं पहुंचने की वजह से वायरस वहाँ तक जल्दी से नहीं पहुंच पाता है। और इसलिए ये जो पोर्शन होते हैं शूट टिप वाले या कोई भी मेरिस्टेमेटिक पार्ट होता है प्लांट का, उसको मोस्टली हम यूज़ करते हैं शूट टिप कल्चर के लिए और इस प्रोसेस के थ्रू हम बनाते हैं डिजीज़ फ्री प्लांट। डिजीज़ फ्री प्लांट बनाने के लिए ही मेरिस्टेमेटिक कल्चर किया जाता है या शूट टिप कल्चर किया जाता है। अपाइकल मेरिस्टेम अकम्पनीड बाय 1 to 2 लीफ प्राइमोडिया इज टेकन फॉर द अपाइकल बड इज स्टेरलाइज। हमने क्या किया, शूट टिप लिया जिसमें 1-2 प्राइमोडिया भी हैं और फिर एसेप्टिक कंडीशन में रखा और इसको यूज़ कर लेते हैं हम मेरिस्टेमेटिक कल्चर के लिए। एक्सिलरी मेरिस्टेम जो होगा वो भी वायरस फ्री होगा, यानी कोई भी मेरिस्टेम जो है उसको हम यूज़ कर सकते हैं टिश्यू कल्चर के लिए। ठीक है बच्चों, सोमेटिक एम्ब्रियो रीजनरेशन। बच्चों सोमेटिक टिश्यू जो है उसको यूज़ करके भी एम्ब्रियो बनाया जाता है और ये जो सोमेटिक एम्ब्रियो होता है बच्चों इसको हम एम्ब्रियोइड बोलते हैं। और ये एम्ब्रियोइड जो है वो टिश्यू कल्चर में हम जब बनाते हैं तो इसकी भी स्ट्रक्चर सिमिलर होती है किसकी, जो नॉर्मली एम्ब्रियो बनता है, यानी इसके अंदर भी जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा वो ग्लोबुलर, हार्ट शेप एंड टॉर्पीडो स्टेजेस से के थ्रू होगा। यानी ये मिमिक करता है डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअली प्रोड्यूस एम्ब्रियो। सेक्सुअली प्रोड्यूस एम्ब्रियो को मिमिक कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोल देते हैं एम्ब्रियोइड्स। एम्ब्रियो कल्चर। बच्चों एम्ब्रियो कल्चर क्या होता है, सपोज कोई प्लांट हमने ऐसा ग्रो करवाना चाह रहे हैं जो हाइब्रिड है। सपोज हमने 2 प्लांट का क्रॉस करवा के हमने एक हाइब्रिड प्लांट बना लिया, यानी इंटर स्पेसिफिक क्रॉस है वो।
इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड जो होते हैं बच्चों, उनकी ग्रो करने के चांसेस बहुत कम होते हैं, या हो सकता है कि वो सीड जो है वो कोलैप्स हो जाए, मोर्टेलिटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, जो यंग कंडीशन में एम्ब्रियो है बच्चों, उसी को रिमूव कर लें और उस एम्ब्रियो को हम टिश्यू कल्चर के थ्रू ग्रो करवा लें। तो ऐसा होता है एम्ब्रियो कल्चर में। एम्ब्रियो कल्चर अलाउज सीडलिंग डेवलपमेंट इन प्लांट हु सीड लैक स्टोरेज न्यूट्रिएंट फॉर सीडलिंग, जैसे ऑर्किड। बच्चों दूसरा, एक तो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड होने की वजह से उसकी ग्रो नहीं हो रही थी, दूसरा कुछ प्लांट्स में यदि हम ऐसा देखते हैं कि न्यूट्रिएंट्स जो है, एंडोस्पर्म जो है उसका अमाउंट कम है, तो एंडोस्पर्म का अमाउंट कम होगा तो भी एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आएगी। तो वहाँ पर भी हम एम्ब्रियो को वहाँ से एक्सरसाइज करके बाहर निकाल के और उसको कल्चर मीडियम में ग्रो करवा लेते हैं, ताकि यंग सीडलिंग या यंग प्लांट का फॉर्मेशन हो पाए। और बच्चों कुछ रेयर प्लांट्स वगैरह जो होते हैं उनको भी इसके थ्रू हम मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। यूज्ड इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेयर प्लांट लाइक माकापुनो कोकोनट, और डबल कोकोनट भी बोलते हैं बच्चों, ये जो लार्जेस्ट फ्रूट है उनमें से एक आता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम करते हैं एम्ब्रियो कल्चर। और इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्या होता है हैप्लॉइड कल्चर, या पॉलन ग्रेन कल्चर, या एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड कल्चर। बच्चों ये टेक्निक जो है वो डेवलप की थी किसने, ये टेक्निक डेवलप की थी गुहा और माहेश्वरी ने। किस प्लांट के अंदर, धतूरा इनॉक्सिया के अंदर। अब ये क्या करते हैं, इस प्रोसेस के अंदर जो बहुत ही यंग एंथर होता है, फ्लोरल बड जो है जिसमें यंग एंथर है, उसको पहले स्टेरलाइज कर लेते हैं क्लोरोक्स से। बच्चों क्लोरोक्स जो है वो यहाँ पर एंटीसेप्टिक का काम करता है, जिसके थ्रू हम स्टेरलाइज कर लेते हैं, और उसके बाद में इसे ओपन करके इसका एंथर जो है वो रिमूव कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, और इस एंथर के विद इन 4 to एंथर आर इंट्रोड्यूस ओवर कल्चर मीडियम। अब इस एंथर को हम कल्चर मीडियम में रख देते हैं। विद इन 4 to 6 वीक ईच एंथर गिव राइज टू नंबर ऑफ हैप्लॉइड एम्ब्रॉइड्स। बच्चों क्या होता है कि ये जो हमने एंथर यूज़ किया, इस एंथर के अंदर बहुत सारे स्पोरोजिनस टिश्यूज़ इसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यूज़ हैं, जिसमें बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स वगैरह डेवलप हो रहे हैं, जो कि क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो इस वजह से एंथर के अंदर जो वो हैप्लॉइड सेल हैं वो डिवाइड करते जाते हैं, और उनके थ्रू जो प्लांट बनेगा वो कैसा बन जाएगा, हैप्लॉइड प्लांट बन जाएगा। यानी ये हैप्लॉइड प्लांट जो है वो मियोसिस के बाद में बने हुए माइक्रोस्पोर से डेवलप होता है। ठीक है बच्चों, अब यदि हमें यदि हमें ऑब्टेन करना है होमोजाइगस डिप्लॉयड प्लांट, तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक होगी कि यदि या तो हम ब्रीडिंग करवाते हैं बहुत सारे जनरेशन तक, सेल्फिंग करवाते हैं ताकि हम होमोजाइगस डिप्लॉयड प्लांट बनाएं नॉर्मल ब्रीडिंग वाली प्रोसेस के अंदर, बट इसके अंदर हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं कि हैप्लॉइड प्लांट है उसमें कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट किया, और कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट करने की वजह से क्या हो जाता है, क्रोमोसोम का नंबर डबल हो जाता है। इस तरीके से वो प्लांट जो बनेगा वो अपने जितने भी कैरेक्टर हैं उन सब कैरेक्टर के लिए क्या हो जाएगा, होमोजाइगस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से जैसे हैप्लॉइड कल्चर की बात की, वैसे ही एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड कल्चर के जैसे ही गायनोजेनिक हैप्लॉइड कल्चर जो होता है वो भी पॉसिबल है। किससे, ओव्यूल से। ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है, और मेगास्पोर जो है वो डिवाइड करके क्या बना सकता है, उसको भी हम कल्चर मीडियम में यूज़ कर सकते हैं हैप्लॉइड प्लांट बनाने के लिए। इसके एग्जांपल देखो बच्चों, विंटर व्हीट वैरायटी लाइक जिंगुआ, और राइस की वैरायटी जो है गुवान 18, जिंगुआ 1 और गुवान 18 जो है ये वैरायटीज़ हैं जिनको हैप्लॉइड कल्चर के थ्रू प्रोड्यूस किया गया था। और हैप्लॉइड कल्चर का यूज़ क्या है बच्चों, यूजफुल फॉर म्यूटेशन ब्रीडिंग, क्योंकि बच्चों यदि हम म्यूटेशन इंड्यूस करते हैं तो एक जीन रहेगी तो हमें उसका इफेक्ट भी तुरंत दिखेगा, और हम उसको ईजिली प्योर लाइन भी मेंटेन कर सकते हैं बच्चों, इससे प्योर लाइन भी मेंटेन हो सकता है, एंड टू प्रोड्यूस सीडलेस वैरायटी। यदि हैप्लॉइड प्लांट है बच्चों, तो आपको पता है कि हैप्लॉइड प्लांट या आउटब्लॉइडी लेवल वाले जो प्लांट होते हैं उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, तो इस मेथड को यूज़ करके हम सीडलेस प्लांट जो है उनका फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट देखते हैं हम प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन और सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन और पैरासेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन। बच्चों ये सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन या प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन वाली प्रोसेस क्या होती है कि जहाँ पर हम दो सेल जो होते हैं उनको फ्यूज़ करवाते हैं। बच्चों क्या होता है कि यदि आप सोचेंगे कि हमने हाइब्रिडाइजेशन करवा ही लिया, दो प्लांट को हाइब्रिडाइज करवा के न्यू प्लांट हमने बना लिया, तो कई बार इसकी लिमिटेशन होती है कि हम दो डिफरेंट स्पीसीज़ के प्लांट में क्रॉस नहीं करवा सकते। आपको बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज़ पता है, जहाँ पर दो डिफरेंट स्पीसीज़ जो है उनके बीच में क्रॉस करवा के, डिफरेंट जेनेरा के बीच में क्रॉस करवा के न्यू प्लांट बना पाना बहुत ही मुश्किल है हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू। तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे कौन सा टेक्निक, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन या सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। बच्चों इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम एंजाइम यूज़ करते हैं, पेक्टिनेज, सेलुलेज,
और ये इन एंजाइम्स के थ्रू हम क्या करते हैं, सेल वॉल को ब्रेक करके प्रोटोप्लास्ट जो है उनको ऑब्टेन कर लेते हैं। इनके अलावा हम पेक्टिनेज सेलुलोज एंजाइम के अलावा हम इलेक्ट्रोफ्यूजन टेक्निक भी इसके अलावा हम उसको माइक्रोटोम जो होते हैं उससे कट करके भी हम जो प्रोटोप्लास्ट है उनको ऑब्टेन कर सकते हैं बच्चों। और इन टेक्निक के थ्रू हम जब एक बार प्रोटोप्लास्ट ऑब्टेन कर लेते हैं तो इन प्रोटोप्लास्ट का नेकेड प्रोटोप्लास्ट जो है उनका फ्यूज़न करवाते हैं। वो इलेक्ट्रोफ्यूज़न हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू, या फिर कुछ केमिकल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर बच्चों ये एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल जो होता है ये यूज़ होता है प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न के लिए, और सोडियम नाइट्रेट वगैरह भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से जब दो सेल फ्यूज़ होंगे तो उनके अंदर दोनों सेल के न्यूक्लियस आ जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं हेट्रोकैरियन। और ये हेट्रोकैरियन जब आपस में फ्यूज़ हो जाएंगे तब हम क्या बोलेंगे, सिनकैरियन। यानी दो अलग अलग न्यूक्लियस हैं तो तब उस कंडीशन को हेट्रोकैरियन बोलते हैं, और दोनों न्यूक्लियस यदि फ्यूज हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सिनकैरियन हो जाएगा। द हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड और साइब्रिड। बच्चों क्या होता है कि यदि साइटोप्लाज्म तो फ्यूज़ हो गया बट न्यूक्लियस जो है वो सिर्फ एक का ही है, एक न्यूक्लियस हमने निकाल दिया या वो डीजेनरेट हो गया, तो उस कंडीशन में हम इसको बोल देते हैं साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड और साइब्रिड। फर्स्ट सोमेटिक हाइब्रिड जो है वो कार्लसन ने बनाया था बच्चों, किस किस के बीच में क्रॉस करवाया था, निकोटियाना ग्लाउका और निकोटियाना लैंग्सडॉर्फी के बीच में क्रॉस करवा के। और इंटरजेनिक सोमेटिक हाइब्रिड जो है बच्चों, इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है पोटेटो और टोमेटो का क्रॉस करके ये बनाया गया था, और ऐसे ही ब्रोमेटो जो है वो ब्रिंजल और टोमेटो के क्रॉस से बनाया था। तो ये एग्जाम्पल हैं किसके, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन के। तो बच्चों यहाँ पर आप डायग्राम में वही चीज़ें देख रहे हैं कि प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के लिए क्या किया हमने, जैसे सपोज ये प्लांट सेल है तो इस प्लांट सेल में हमने क्या किया, हमने एंजाइम यूज़ किया सेलुलेज पेक्टिनेज, और इस एंजाइम को यूज़ करके हमने सेल वॉल को डिसइंटीग्रेट करवा लिया, डिग्रेड करवा लिया। तो अब जो सेल बचा वो क्या है, प्रोटोप्लास्ट। अब ऐसे ही दो प्रोटोप्लास्ट, सपोज पेरेंट ए और बी के दो प्रोटोप्लास्ट हैं, इनको पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल या इलेक्ट्रोफ्यूजन के थ्रू हमने ज्वाइन करवा लिया तो दोनों का साइटोप्लाज्म फ्यूज हो गया। अब बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो न्यूक्लियस दिख रहा है, वो कंडीशन जब दो न्यूक्लियस है तब हम इसको क्या बोलेंगे, तब हम इसको बोलेंगे हेटेरोकैरियन। और बच्चों जब ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे तब हम इसे क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सिनकैरियन। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं। बच्चों यदि यहाँ पर ये जो दो न्यूक्लियस हैं इनमें से एक न्यूक्लियस डीजनरेट हो जाए, यानी एक न्यूक्लियस सपोज डीजनरेट हो गया, वन न्यूक्लियस डीजनरेट, तो उस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, उस कंडीशन में अब जो सेल बनेगा उस सेल के पास एक न्यूक्लियस होगा, सिर्फ एक ही पेरेंट का न्यूक्लियस, और साइटोप्लाज्म जो है वो दोनों के हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम साइब्रिड, जहाँ पर एक न्यूक्लियस डीजेनरेट हो गया, न्यूक्लियस सिर्फ एक पेरेंट सेल से आया और साइटोप्लाज्म दोनों का है, तो उसको हम बोलते हैं साइब्रिड। और साइब्रिड का यूज़ कर सकते हैं हम बनाने के लिए कि सपोज न्यूक्लियर जीन एक प्लांट के पास अच्छा है, साइटोप्लाज्मिक जीन जो है वो किसी दूसरे प्लांट के पास अच्छा है, तो हम दोनों को फ्यूज़ करके ऐसा प्लांट बना सकते हैं कि साइटोप्लाज्मिक जीन तो दोनों प्लांट से आ जाए और न्यूक्लियर जीन जो है वो एक ही प्लांट का रहे। ठीक है बच्चों। अब बच्चों एक बार हमें जब सोमेटिक हाइब्रिड सेल मिल जाएगा तब उसके बाद में इसे हम सेम कल्चर मीडियम पर रखकर, जैसे कि अभी हम पहले टिश्यू कल्चर कर रहे थे वैसे ही कल्चर मीडियम पर रख देंगे, तो ग्रेजुअली ये अपने अराउंड सेल वॉल जो है वो सिंथेसाइज कर लेता है और डिवाइड करके बहुत सारे सेल्स या टिश्यू बनाता है और फर्दर ये प्लांट में डेवलप हो जाता है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हम सेलुलर टोटिपोटेंसी। बच्चों सेलुलर टोटिपोटेंसी की बात हमने एक बार पहले भी की। क्या होता है कि प्लांट सेल जो है उसके पास स्पेशल कैपेसिटी है कि जो लिविंग प्लांट सेल होता है, वेजिटेटिव प्लांट सेल होता है, वो डिवाइड करके क्या कर सकता है, वो कंप्लीट प्लांट में डेवलप हो सकता है। और ईच वेजिटेटिव प्लांट सेल पॉसेस कंप्लीट जेनेटिक प्रोग्रामिंग रिक्वायर्ड टू डायरेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ एन एंटायर प्लांट। और इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, इसी को बोलते हैं हम टोटिपोटेंसी। और ये टोटिपोटेंसी टर्म जो है इसको सबसे पहले यूज़ किया था हैबरलैंड ने, और टोटिपोटेंसी जो है इसका यूज़ करते हैं हम टिश्यू कल्चर के लिए। ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमने टिश्यू कल्चर क्या होता है वो अच्छे से समझ लिया है। और बच्चों अब लास्टली हम देख लेते हैं कि आखिर ये जो टिश्यू कल्चर हमने पढ़ा इसका एप्लीकेशन क्या है। तो बच्चों एप्लीकेशन क्या है टिश्यू कल्चर का, कि इससे हम यूज़ कर सकते हैं क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए। बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि माइक्रो प्रोपेगेशन जो है उसके थ्रू हम कई बार ऐसे प्लांट भी बना लेते हैं जो सोमा क्लोनल वेरिएशन जिनमें होते हैं। तो सोमा क्लोन्स जो होते हैं
वैसे तो एक जैसे होंगे, लेकिन सोमा क्लोन में भी कई बार वेरिएशन आ जाते हैं, और कुछ अच्छे वेरिएशन जो हो सकता है उसे डिजीज़ के लिए रेजिस्टेंट बना रहे हो, उनको हम यूज़ कर सकते हैं किसके लिए, न्यू प्लांट और इम्प्रूव प्लांट बनाने के लिए। इट कैन बी यूज टू फॉर द रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिजायरेबल एंड रेयर प्लांट। सपोज कोई प्लांट हमने टिश्यू कल्चर हमने हाइब्रिडाइजेशन से बनाया और उसके बहुत सारी कॉपीज़ हमें चाहिए, तो या बहुत सारे मेंबर हमें चाहिए क्रॉप फील्ड में उगाने के लिए नर्सरीज में, तो हम उसे क्विकली मल्टीप्लाई करवा सकते हैं किस प्रोसेस के थ्रू, टिश्यू कल्चर के थ्रू। एंड इट कैन बी अप्लाइड टू ऑब्टेन इन्फाइनाइट नंबर ऑफ प्लांट्स माइक्रो प्रोपिगेशन के थ्रू। और बच्चों यदि हम शूट अपेक्स को यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा, वायरस फ्री प्लांट जो है वो हमें मिल जाएगा। और बच्चों सोमा क्लोनल वेरिएशन, जैसा कि अभी मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है कि सोमा क्लोनल वेरिएशन जो होता है वो टिश्यू कल्चर के टाइम पे कुछ प्लांट्स जो हैं उनके अंदर वेरिएशन आ जाते हैं जो यूज़फुल होते हैं, लाइक एनी प्लांट दैट इज़ रेजिस्टेंट टू डिजीज एंड पेस्ट, ऐसे कुछ कैरेक्टर आ गए उसके अंदर, तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं किसके लिए, सोमा क्लोनल वेरिएशन को न्यू और इम्प्रूव्ड वैरायटी बनाने के लिए। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ में ये जो हमारा चैप्टर था एनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन इन प्लांट, तो वो हमारा कंप्लीट हो गया है। तो बच्चों अब इससे रिलेटेड देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बच्चों क्वेश्चन देखते हैं, पोमेटो इज एन इंटरजेनरिक सोमेटिक हाइब्रिड ऑफ। पोमेटो जो है बच्चों वो किससे बनाते हैं हम, पोटैटो और टोमेटो से। तो ये बच्चों एग्जाम्पल था सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन का। ऐसे ही द एबिलिटी ऑफ प्लांट सेल टू गिव राइज टू कंप्लीट प्लांट, क्या वर्ड यूज करते हैं हम प्लांट के लिए, टोटिपोटेंसी, हैबरलैंड ने दिया था ये। फाइंड द ऑड वन आउट विद रिस्पेक्ट टू सोमा क्लोनल वेरिएशन। बच्चों सोमा क्लोनल वेरिएशन क्या यूज होता है, ऑड ढूंढना है बच्चों। प्रोड्यूस ड्यूरिंग टिश्यू कल्चर, ये बिल्कुल सही बात है बच्चों। सम मे बी यूजफुल, यस बिल्कुल सही बात है बच्चों। ऑल आर यूजफुल एंड वेरी स्टेबल, ये गलत है बच्चों, क्योंकि मैक्सिमम जो हैं वो तो कैसे होंगे, वो तो अपने पेरेंट जैसे ही होंगे, बट कुछ में वेरिएशंस आते हैं। तो बच्चों ऑड हमको फाइंड आउट करना था, तो ये आंसर होगा सम ऑफ द सिग्निफिकेंट वेरिएशन हैव बीन टेकन अप इन प्लांट ब्रीडिंग, ये भी हमको पता है, हमने पढ़ा है ये बात। नेक्स्ट बच्चों, स्मूथ लिव्ड एंड नेक्टरलेस कॉटन वेराइटी डू नॉट अट्रैक्ट। बच्चों ये हमने पढ़ा था कि कैसे हम इंसेक्ट के लिए रेजिस्टेंट बना सकते हैं प्लांट को। तो जो स्मूथ लिव नेक्टरलेस कॉटन होता है ये किसके लिए रेजिस्टेंट हो जाता है, बॉलवर्म के लिए। फाइंड द इनकरेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट टू सिंगल सेल प्रोटीन। एल्गी सेंडेस्मस, यस सिंगल सेल प्रोटीन की तरह यूज होता है ये। फंजाई फ्यूजेरियम यूज होता है। बैक्टीरिया मिथाइलोफिलस यूज होता है। बैक्टीरिया कैंडिडा तो फंजाई है बच्चों, तो ये मैच नहीं करा, ऑड हो गया। ब्रीडिंग क्रॉप विद हायर लेवल ऑफ विटामिन एंड मिनरल, हायर प्रोटीन एंड हेल्थियर फैट। तो बच्चों यदि हम न्यूट्रिशन वैल्यू इंप्रूव कर रहे हैं क्रॉप की, तो उस ब्रीडिंग को हम क्या बोलते हैं, प्लांट ब्रीडिंग को बायो फोर्टिफिकेशन। तो इसके साथ में बच्चों स्ट्रेटेजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन चैप्टर जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है, और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप पढ़ते रहिए, बाय बाय।